हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ ज्योति। तो आज मैं आपको पंचशील के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि उसके पीछे की क्या कहानी है। उसके बाद ही हम जानेंगे कि ये पंचशील योजना क्यों लागू की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले उसका परिचय देख लेते हैं। तो जिस प्रकार व्यक्ति समाज में रहता है, उसी प्रकार हर राज्य राष्ट्रों की बिरादरी में रहता है। तो जिस प्रकार हम सारे लोग एक समाज में रहते हैं, तो उसी प्रकार हर राज्य जो है वो राष्ट्रों की बिरादरी में रहता है और राज्यों के बीच आदान प्रदान होता रहता है, जिससे उनके विदेश संबंधों की स्थापना होती है। तो राज्यों के बीच क्या होता है कि आदान प्रदान होता रहता है, जिससे क्या होता है कि उनके विदेश संबंधों की स्थापना होती रहती है और हर राज्य का अपना हित होता है। इसी को राष्ट्रीय हित कहते हैं। तो हर राज्य का अपना हित होता है, जिसे हम नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं। वो हर राज्य का अपना हित होता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, जिसकी सुरक्षा व संवर्धन के लिए नीति बनाई जाती है। तो अपने नेशनल इंटरेस्ट मतलब राष्ट्र हित की सुरक्षा के लिए ऐसी नीतियाँ बनाई जाती है ताकि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट की सुरक्षा कर सके, राष्ट्र हित की सुरक्षा कर सके। ठीक है, तो विदेश नीति व कूटनीति एक सिक्के की दो परतों की तरह हैं। तो जो विदेश नीति है और कूटनीति है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, और पूर्वोक्ति का सैद्धांतिक रूप है, उसका क्रियान्वयन उत्तरोक्त कहलाता है। विदेश नीति बनाना किसी राजा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का काम होता है। तो जो विदेश नीति बनाने का काम होता है वो किसी राज्य के राजा या फिर राष्ट्रपति या फिर किसी देश के राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री का काम होता है कि वो विदेश नीति बनाए। मतलब विदेश नीति मतलब फॉरेन पॉलिसी बनाए किसी भी देश का। ठीक है, जिसमें उसके विदेश मंत्री तथा अन्य विशेषज्ञों की भूमिका हो सकती है। तो जो विदेश मंत्री होता है वो अपने कई सहायकों के साथ, जो अन्य विशेषज्ञ होते हैं उनके साथ कई भूमिका निभाता है। तो भारत में जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने विदेश विभाग अपने पास रखा। तो भारत में क्या था कि जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने विदेश का विभाग जो था, विदेश का जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, वो उसका विभाग अपने पास रखा। इसलिए भारत की जो विदेश नीति है उसको नेहरू की विदेश नीति भी कहा जाने लगा। तो सबसे पहले हम नेहरू की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेहरू देख लेते हैं। तो 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना होती है। तो 1946 में 2 सितंबर 1946 में भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना होती है और नेहरू विदेश मंत्री बनाए जाते हैं और उन्होंने तुरंत यह स्पष्ट कर दिया कि भारत किसी महाशक्ति, अब महाशक्ति में से कहने का अभिप्राय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और या फिर सोवियत संघ, ये महाशक्तियाँ थी। ठीक है, तो नेहरू जी का कहना था कि जो भारत है वो किसी भी महाशक्तियों के गुट में शामिल नहीं होगा। तो ना तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल होगा और ना ही सोवियत संघ में शामिल होगा। ठीक है, किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा और वास्तव में दोनों महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण संबंध स्थापित हो चुके थे। तो ये जो महाशक्तियाँ थी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, उन दोनों के बीच में क्या हो चुका था कि बहुत से तनावपूर्ण संबंध स्थापित हो चुके थे, जिसके वजह से शीत युद्ध होता है, कोल्ड वॉर जैसे कहते हैं, शीत युद्ध। वो मैं आपको उसके लिए एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो बना के दूंगी। ठीक है, तो इन दोनों महाशक्तियों के बीच में ही कोल्ड वॉर होता है, जिसे हम शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, तो नेहरू ने कहा कि भारत युद्ध या शीत युद्ध में किसी के साथ नहीं होगा। तो नेहरू जी का कहना था कि वो किसी भी पक्ष में नहीं रहेंगे, ना ही सोवियत संघ के पक्ष में और ना ही संयुक्त राज्य अमेरिका के पक्ष में। ठीक है, तो लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा व सहयोग के कार्य में सभी के साथ होगा। तो
उन्होंने कहा कि वो ना तो महाशक्तियों का साथ देंगे, लेकिन वो क्या करेंगे कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और सहयोग के कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, हमेशा सभी लोगों का साथ देंगे। तो ऐसे वक्तव्य से दोनों महाशक्तियाँ जो होती है, सोवियत संघ और अमेरिका, वो दोनों अप्रसन्न हो जाती है, ठीक है। और सोवियत संघ के प्रधान जो होते हैं, मंत्री स्टालिन, वो कहते हैं कि जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे खिलाफ है। और अमेरिकी विदेश सचिव जो होते हैं, जिनका नाम था डलेस, उन्होंने क्या कहा कि अनैतिक नीति कहकर उसे निंदित करते हैं। और भारत के आलोचकों को इस नीति का भावार्थ समझ में नहीं आया, अतः वे इसे निष्पक्षता, तटस्थतावाद, एकांतवाद, संन्यास, एक पक्षवाद, अलग थलगवाद जैसे शब्दों का पर्याय समझने लगे। तो बहुत से लोग थे जो इसकी आलोचना करने लगे कि जो भारत है वो ना तो सोवियत संघ में सम्मिलित हो रहा है, ना ही अमेरिका में, तो इससे काफ़ी निंदा उन्हें झेलनी पड़ती है भारत को। और जो भारत के लोग भी रहते हैं वो भी इस नीति का खंडन करते हैं और कहते हैं कि या तो उसे तटस्थतावाद की नीति कहते हैं, या एकांतवाद, या फिर संन्यास, या फिर एक पक्षवाद, या फिर अलग थलगवाद। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन नेहरू जो होते हैं वो अपनी निर्धारित नीति पर डटे हुए रहते हैं, वो हटते नहीं हैं, इस पर डटे हुए रहते हैं। और एशियाई देशों के साथ निकट संबंध स्थापित करने हेतु वो 1947 में दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन होता है। तो क्या होता है कि जो नेहरू जी होते हैं वो अपने निर्धारित नीति पर हमेशा से डटे ही रहे, वो अपनी आलोचना को सुनते गए, लेकिन उनका उन पे कोई भी असर नहीं पड़ा, वो अपने तटस्थता की नीति पे हमेशा बने रहे। और एशियाई देशों के साथ वो निकट संबंध स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि मार्च 1947 में दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन होता है, जिसे एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, ठीक है। फिर इंडोनेशिया को डच साम्राज्य से मुक्त कराने हेतु 1949, तो क्या होता है कि 1947 में एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। फिर इंडोनेशिया जो होती है, जो डच साम्राज्य से मुक्त, इंडोनेशिया को डच साम्राज्य से मुक्त कराने के लिए 1949 में दिल्ली में एक सम्मेलन होता है, ठीक है। और जिसमें डच सेनाओं के प्रहार की निंदा भी की जाती है और यह आग्रह किया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से इस समस्या का समाधान होगा। तो जिस तरह इंडोनेशिया को डचों से मुक्ति चाहिए थी, तो 1949 में क्या होता है कि दिल्ली में एक सम्मेलन होता है जिसे कॉन्फ्रेंस ऑन इंडोनेशिया कहा जाता है, जिसमें डच सेनाओं के प्रहार की निंदा की जाती है तथा यह आग्रह किया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से इस समस्या का समाधान हो, ठीक है। और एक राष्ट्र संघ के माध्यम से ये समस्या का समाधान करने को कहा जाता है। और 1 अक्टूबर 1949 को चीन में माओ ने समाजवादी राज्य स्थापित किया। और 1949 में क्या होता है कि चीन में माओ जो होता है वो समाजवादी राज्य का स्थापना करता है, जिससे भारत ने अपने कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। तो इस तरह जब 1949 में चीन जो होता है वो समाजवादी राज्य की स्थापना करता है, तब जो भारत होता है वो चीन के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखता है, ठीक है। और जून 1950 में कोरिया की लड़ाई छिड़ जाती है। तो इसी बीच में क्या होता है कि 1950 में कोरिया की लड़ाई छिड़ जाती है और अब भारत की विदेश नीति जो होती है उसका शुद्ध अर्थ समझ में आया। तो इस तरह भारत ने दोनों पक्षों को आक्रमण का दोषी ठहराया, ठीक है। तो सबसे पहले जो भारत था वो दोनों देशों को बोलता है कि आप लोग दोनों ही जिम्मेवार हैं इस युद्ध के लिए, ठीक है। और दोनों पक्षों को आक्रमण का दोषी ठहराया तथा जब सामूहिक सुरक्षा, जिसे हम कलेक्टिव सिक्योरिटी कहते हैं, उसकी व्यवस्था को लागू करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाएं गठित की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि एक सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था को लागू करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाएं भी गठन की जाती है। तो भारत ने उसमें अपनी
सैनिक टुकड़ी भेजी और यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि भारत युद्ध में किसी के साथ नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के कार्य में सबके साथ है। तो भारत का कहना था कि मैं किसी भी गुट में शामिल नहीं होऊंगा, लेकिन मैं जो अगर कहीं पे भी मेरी ज़रूरत पड़ी अंतर्राष्ट्रीय शांति लाने में, सहयोग लाने में, तो मैं वहाँ पे हमेशा रहूँगा। तो यही थी भारत की विदेश नीति, ठीक है। और इसी तरह इस युद्ध में भी क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मदद के लिए, सहायता के लिए भारत भी अपनी सेना को भेजता है और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत युद्ध में किसी के साथ नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के कार्य में वो सबके साथ है। और चीन एशिया का सबसे बड़ा देश तथा भारत का पड़ोसी है, ठीक है। अतः भारत में चीन के साथ निकट संबंध स्थापित किए और अप्रैल 1954 में चीन के प्रधानमंत्री चाओ भारत आते हैं और इससे क्या होता है कि चीन एशिया का सबसे बड़ा देश था तथा भारत का भी पड़ोसी था। अतः भारत ने चीन के साथ निकट संबंध स्थापित किए और अप्रैल 1954 में क्या होता है कि चीन के जो प्रधानमंत्री होते हैं चाओ, जिन्होंने प्रधानमंत्री चाओ भारत आते हैं और तब दोनों देशों के बीच मित्रता व व्यापार की संधि हुई, जिसकी प्रस्तावना के कुछ निम्न बिंदु हैं, ठीक है। तो 1954 में जब वो भारत आते हैं तो भारत और चीन के बीच में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रस्तावना पारित की जाती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता व प्रभुसत्ता का आदर करना। तो एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता का वो लोग हमेशा आदर करेंगे, किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, दूसरे के घरेलू मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, समानता व परस्पर लाभ तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का आगे उसको लेकर बढ़ेंगे। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि 5 पॉइंट्स यहाँ पर प्रस्तावना के रूप में पारित किए जाते हैं। पहला होता है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता पर का आदर करना, आक्रमण ना करना, घरेलू मामलों में हस्तक्षेप ना करना, समानता, ठीक है, और शांतिपूर्ण स्थिति को बनाए रखना। तो इसे ही पंचशील योजना का नाम दिया गया। इसी 5 पॉइंट्स के प्रस्तावना को हमें हम पंचशील कहते हैं, ठीक है। तो इसके आगे का क्या हुआ मैं आपको उसके पॉइंट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।